हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सभी प्रक्रम होते हैं उसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। मतलब ना तो हम ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं, सृजन मतलब बनाने से, ना तो उसको हम बना सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं। मतलब बस हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम उदाहरण लेते हैं विद्युत बल्ब का, तो यहाँ हम देखते हैं कि विद्युत बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार की ऊर्जा का ना तो सृजन हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है, केवल ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो विद्युत ऊर्जा है ये लुप्त हो जा रही है और इतनी ही मात्रा में हमें एक नई ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो रही है, प्रकाशीय ऊर्जा। तो ये हम देख रहे हैं कि जो ऊष्मागतिकी का ये नियम है, ये नियम मेनली ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। तो इस तरीके से जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। अब यहाँ हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कथन के रूप में लिखेंगे और बहुत सारे कथन हम प्राप्त करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए। अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन देखते हैं। तो कथन का पहला रूप है कि ऊर्जा का ना तो सृजन संभव है ना ही विनाश संभव है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कथन अभी हम देख चुके थे कि ना सृजन होगा ना ही विनाश होगा, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होगा। या फिर इसी कथन को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि जब भी ऊर्जा की निश्चित मात्रा लुप्त होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊर्जा की कुछ मात्रा लुप्त हो रही है, तो हमें समतुल्य मात्रा में अन्य रूप में ऊर्जा जो है यहाँ पे उत्पन्न होती हुई प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब एक ऊर्जा का एक रूप जो है उस रूप में ऊर्जा की कोई निश्चित मात्रा लुप्त हो रही है, तो हमें दूसरे रूप में समतुल्य मात्रा में, मतलब जितनी मात्रा लुप्त हो रही है उतनी ही मात्रा में हमें अन्य रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कथन का अगला रूप देखते हैं। तो ये है कि किसी एकल तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है और यद्यपि तंत्र के अंदर एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब कि यहाँ इसका रूप परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एकल तंत्र में ऊर्जा कैसे स्थिर है। तो एकल तंत्र क्या होता है कि ऐसा तंत्र जो परिवेश से बिल्कुल अलग होता है, मतलब कि इसकी जो सीमाएं होती हैं, तंत्र जिस पात्र में होता है उस पात्र की सीमा पूर्णतः रोधी होती हैं। तो इस कारण जो तंत्र होता है वो परिवेश को ना तो ऊष्मा या द्रव्यमान दे सकता है ना ही ले सकता है, यानी यहाँ पे ऊष्मा और द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं होता है। तो ऐसे तंत्र को ही हम एकल तंत्र कहते हैं। अब चूंकि ये तंत्र जो है वो परिवेश को ना तो ऊष्मा या द्रव्यमान दे रहा है ना ही उससे ऊष्मा या द्रव्यमान ले रहा है, यानी इसकी ऊर्जा में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो एकल तंत्र होते हैं उनकी ऊर्जा सदैव स्थिर होती है, लेकिन तंत्र के अंदर यहाँ पे ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है। कथन का अगला रूप है कि यदि कोई तंत्र अपने परिवेश के संपर्क में है तो किसी भी क्षण तंत्र तथा परिवेश की ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है, चाहे वो उनके मध्य किसी भी प्रकार से वितरित क्यों ना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि चूंकि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि अगर तंत्र एकल है, यानी तंत्र परिवेश के संपर्क में नहीं है, तब तंत्र की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा स्थिर है। लेकिन अगर तंत्र परिवेश के संपर्क में है, तो अगर तंत्र परिवेश के संपर्क में है तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो तंत्र और परिवेश की ऊर्जा का योग है इसका मान स्थिर होगा, फिर चाहे उनके मध्य जो ऊर्जा है वो किसी भी प्रकार से क्यों ना वितरित हो। मान लेते हैं किसी क्षण जो तंत्र है उसकी ऊर्जा A है और परिवेश की ऊर्जा B है, तो जो इनका योग होगा यानी A + B। और फिर अगले क्षण मान लेते हैं अब तंत्र की ऊर्जा C है और परिवेश की ऊर्जा D है, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इनकी ऊर्जाओं का जो योग होगा वो C + D हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इनकी इस क्षण ऊर्जा का जो योग होगा और अगले क्षण जो ऊर्जा का योग है वो सदैव स्थिर है और आपस में बराबर है। फिर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा इनमें किसी भी प्रकार से क्यों ना बांटी गई है, किसी को भी की ऊर्जा कितनी भी हो लेकिन उनका योग सदैव स्थिर होगा और सदैव बराबर भी होगा। अगला कथन हम यहीं से लिखेंगे। तो हम चूँकि जानते हैं कि तंत्र और परिवेश इन दोनों के मिलने से ब्रह्मांड बन जाएगा, यानी हम तंत्र की परिभाषा देखें तो ये है कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम जिस भाग का अध्ययन करते हैं उसे तंत्र कहते हैं और तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का जितना भी भाग
होगा उसको हम परिवेश कहेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम तंत्र और परिवेश दोनों को जोड़ देंगे तो ब्रह्मांड हो जाएगा। तो अगर तंत्र और परिवेश की ऊर्जा स्थिर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है। तंत्र परिवेश की ऊर्जा का योग स्थिर है तो यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर होगी। छठवां और लास्ट कथन है कि एक शाश्वत मशीन को बनाना संभव नहीं है। शाश्वत मशीन का अर्थ है ऐसी मशीन जो ऊर्जा का प्रयोग किए बिना ही कार्य करती हो। इसका अर्थ ये है कि हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो ऊर्जा का प्रयोग किए बिना ही कार्य करे। आगे हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन देखेंगे। तो इसके लिए हमें आंतरिक ऊर्जा और उसमें होने वाले परिवर्तन को समझना होगा। तो आंतरिक ऊर्जा को U से या फिर E से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ देखते हैं। यदि हम एक पदार्थ लेते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो ये किस प्रकार की ऊर्जाएं से हम समझते हैं, तो मान लेते हैं पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो रहा है, इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इस ट्रांसलेशन के कारण यहाँ पे संक्रमण ऊर्जा होती है, या इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसको हम प्रदर्शित करते हैं ET से। इसके अतिरिक्त यदि पदार्थ में रोटेशन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, यानी ये जो पदार्थ है ये अपने अक्ष के परितः घूम रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पदार्थ होगा उसमें घूर्णन एनर्जी होगी जिसको हम दिखाते हैं EJ से। इसके अतिरिक्त यदि पदार्थ में दोलन गति हो रही है, दोलन गति यानी पदार्थ जो है एक धागे के सहारे ऐसा लटका हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड गति कर रहा है, तो ये गति दोलन गति कहलाती है। और इस गति के कारण जो ऊर्जा होगी इसको दोलन ऊर्जा कहते हैं या वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं EV से। और इसके अलावा हम देखते हैं जो पदार्थ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा, उसके नाभिक के कारण जो ऊर्जा होती है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे, तो इसको हम दिखाते हैं EN से। और आणविक अन्योन ऊर्जा, तो हम देखते हैं कि पदार्थ जो होता है उसमें बहुत से अणु होते हैं और ये अणु एक दूसरे से बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो इस बल के कारण यहाँ पे एक ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को ही हम कहते हैं आणविक अन्योन ऊर्जा या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं EI से। अब हम देखते हैं कि इसे के अतिरिक्त भी पदार्थ में बहुत से ऊर्जाएं होती हैं। तो अगर एक पदार्थ की सभी ऊर्जाओं का योग कर दिया जाए तो इनका जो योग प्राप्त होगा उस योग को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे U से या E से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी पदार्थ की किसी निश्चित दशा में, दशा को हम कंडीशन यहाँ पे निश्चित ले रहे हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशन में जो पदार्थ की ऊर्जाएं होंगी वो परिवर्तित होती हैं। और अगर पदार्थ की निश्चित मात्रा ली जाए, निश्चित मात्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम पदार्थ की मात्रा अलग अलग लेंगे तो उसकी जो ऊर्जाएँ होंगी उसके मान में भी परिवर्तन होगा। तो अगर पदार्थ की निश्चित दशा में अगर निश्चित मात्रा ले रहे हैं तो उस मात्रा से संबंधित जो कुल ऊर्जा होगी, यानी सारी ऊर्जाओं का जो योग होगा उस ऊर्जा को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पदार्थ है और किसी क्षण उसकी ऊर्जाएं इस प्रकार से हैं, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा U होगी वो इन सारी ऊर्जाओं का योग होगी, यानी U = हो जाएगा संक्रमण ऊर्जा यानी ET प्लस घूर्णन ऊर्जा EJ प्लस दोलन ऊर्जा EV और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ दोलन ऊर्जा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा E हो जाएगा और नाभिकीय ऊर्जा EN प्लस आणविक ऊर्जा EI। इसके अतिरिक्त अगर इसमें कोई अन्य प्रकार की भी ऊर्जाएं होंगी तो उसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि पदार्थ में और भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। तो सारी ऊर्जाओं का जो योग होगा वही यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा पदार्थ का कहलाएगा। आंतरिक ऊर्जा के बाद आगे हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे, जो कि आंतरिक ऊर्जा को हम U से या फिर E से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए जो उसमें परिवर्तन होगा उसको हम डेल्टा UC या डेल्टा E से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ डेल्टा जो है परिवर्तन को दिखाता है, तो इसलिए डेल्टा U या डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो चूँकि हम जानते हैं जो U है यानी आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक अवस्था फलन है, यानी ये फलन जो है ये केवल तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। तंत्र की अवस्था पर निर्भर करने का अर्थ ये है कि अगर एक अवस्था है और तंत्र की कोई अवस्था है तो उस अवस्था में अगर हम U का मान ज्ञात करेंगे तो वो हमेशा निश्चित होगा, फिर वो अवस्था जो है हम किसी भी तरीके से क्यों ना प्राप्त कर रहे हों। अब यदि हम तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को देखते हैं यानी डेल्टा U को, तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई तंत्र की अवस्था 1 है
और फिर तंत्र की अवस्था परिवर्तित होकर इसको 2 कर दिया गया है, दूसरी अवस्था में प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पे जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा अवस्था परिवर्तन के कारण, चूँकि ये अवस्था फलन है, तो अगर अवस्था परिवर्तित होगी तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है ये भी तंत्र की अवस्था पर, यानी प्रारंभिक अवस्था, यानी जब इसकी कंडीशन 1 थी, और अंतिम अवस्था, इस पर ही निर्भर करेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि जो अवस्था है वो किस प्रकार से परिवर्तित की गई है। तो यहाँ पे हम देख लें, मान लें कि कंडीशन फर्स्ट में आंतरिक ऊर्जा U1 थी और सेकंड कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा जो है वो U2 थी। तो यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है यानी डेल्टा U है, ये इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। फिर हम ये देख रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन किसी भी प्रकार से किया गया हो, हमेशा जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि ये एक अभिक्रिया है, अवस्था फलन एक अभिक्रिया है, तो ये जो कंडीशन फर्स्ट में जो हमारे पास पदार्थ था वो अभिकारक हो जाएगा, और कंडीशन सेकंड में जो हमारे पास पदार्थ होगा वो उत्पाद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये जो U2 है ये उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा होगी और ये अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा होगी। तो अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से इसको हम अन्य रूप में प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू U, ये होगा अभिकार, ये U2 है यानी उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा, और माइनस U ऑफ अभिकारक यानी अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा, या इसको हम संकेत के रूप में लिख दें तो ये हो जाएगा UP माइनस U। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला। अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यदि हम तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम तंत्र को ऊर्जा देते हैं, यानी तंत्र जो है वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, या फिर तंत्र से ऊर्जा लेते हैं, मतलब कि वो ऊर्जा उत्सर्जित कर देगा, यानी परिवेश में दे देगा। और सेकंड है कि तंत्र पे हम कार्य करें या फिर तंत्र द्वारा कार्य कराएं। तो ये 2 तरीके से ये ऊर्जा का तंत्र व परिवेश के बीच आदान प्रदान करा के, या फिर तंत्र पे हम कार्य करके, या फिर तंत्र द्वारा कार्य करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लें कि एक तंत्र है और उस तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किसी कंडीशन में, किसी अवस्था में U1 है, और फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको Q ऊष्मा जो है हम दे रहे हैं। तो अगर हम Q ऊष्मा दे रहे हैं तो यानी ये Q ऊष्मा क्या कर रहा है कि ये अवशोषित कर रहा है। तो जब ये लेता है यानी अवशोषित करता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसकी जो यहाँ पे U1 जो ये सारी ऊर्जाओं का योग है, अब इसको भी अगर हम दे देंगे तो ये भी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा जो है और बढ़ जाएगी, यानी अब जो इसकी ऊर्जा होगी वो यहाँ पे हो जाएगी U1 प्लस Q। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये जो हमें प्राप्त हुआ, तंत्र की ये जो अवस्था प्राप्त हुई, अगर इस अवस्था में हम इस पर W कार्य कर दें, ठीक है, तो इस पर अगर W कार्य किया जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। मान लीजिए एक तंत्र है और तंत्र जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक परिवेश है तंत्र के बाहर, और उस ये परिवेश जो है तंत्र को ऊष्मा दे रहा है और ये तंत्र जो है ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो ऊष्मा Q होगी उसको हम प्लस में दिखाते हैं, और अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है यानी तंत्र जो है अपनी ऊष्मा परिवेश को दे रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो इस कंडीशन में ऊष्मा को हम माइनस Q से दिखाएंगे। अगर तंत्र पे कार्य किया मतलब परिवेश तंत्र पे कोई कार्य करेगा तो यहाँ पे जो W होगा उसको प्लस में देखेंगे, और अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तंत्र परिवेश पे कार्य करेगा, तो उस कंडीशन में हम ये कार्य को माइनस में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ऊष्मा यहाँ पे तंत्र के द्वारा अवशोषित हो रही थी, यहाँ पे हम तंत्र को ऊष्मा दे रहे थे, अवशोषित हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हम प्लस में दिखा रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि जो W कार्य किया जा रहा है, तो तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी, यहाँ पे जो कार्य होगा वो प्लस में होगा। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि इस अवस्था में इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो हो जाएगी U1 प्लस Q प्लस W, यानी ये जो अवस्था है उस अवस्था में तंत्र की ऊर्जा, जिसको हम अगर U2 मान लें तो वो हो जाएगी U1 प्लस Q प्लस W, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। यहाँ पर अगर हम U1 को इस साइड ले जाएँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर U2 माइनस U1
इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। और चूँकि हम जान रहे हैं U2 - U1 जो था वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा था, तो इस तरीके से ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये जो है ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। प्रथम नियम के अतिरिक्त ऊष्मागतिकी का हमें 2 और नियम भी पढ़ना है, द्वितीय व तृतीय नियम, तो उसको हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे।